हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट, दैट इज रिसर्च मेथोलॉजी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये रिसर्च मेथोलॉजी का, एंड काफ़ी बच्चे इसके लिए डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली आज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोलॉजी का। एंड कोशिश करूंगी कि 1 से 2 महीने में ये जो पूरा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोलॉजी का, इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करा दूँ, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो पेपर है ना रिसर्च मेथोलॉजी का, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं क्यों ध्यान से पढ़ने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जैसे अगर सपोज करिए आप बीबीए के हैं, ठीक है, या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, या ये पेपर एमबीए में भी होता है, ठीक है, एमबीए के स्टूडेंट हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आगे चल के आपका रिसर्च करना है, अगर आपको आगे चल के पीएचडी करना है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। देखिए, जो बीबीए के स्टूडेंट होते हैं उन्हें सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद जब वो थर्ड ईयर में जाते हैं, तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में जो समर ब्रेक होता है उसमें उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, रिसर्च बनानी होती है, रिसर्च करनी होती है। तो उस रिसर्च के लिए, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए ये इस पेपर की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो रिसर्च रिपोर्ट बनेगी ना, वो इसी रिसर्च मेथोलॉजी के पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी। रिसर्च कैसे की जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, लिमिटेशन क्या है, क्वेश्चनर क्या होता है, पूरी डिटेल, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, रिसर्च के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, पूरी चीज़ें हम इस पेपर में पढ़ेंगे। और ये सारी बातें आपके रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए बीबी एंड बीकॉम के जो स्टूडेंट जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। प्लस आपका एक थ्योरी पेपर तो है ही रिसर्च मेथोलॉजी का। और एमबीए में भी फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में जो समर ब्रेक होता है, उसमें एमबीए वाले भी तो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं। इवन एमबीए वाले तो 2 बार बनाते हैं। एक बार समर ब्रेक के टाइम एक रिसर्च रिपोर्ट बनती है जो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होती है, और एक फोर्थ सेमेस्टर में एक रिपोर्ट बनती है जो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है। तो एमबीए वालों को तो 2 बार रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। तो जब तक रिसर्च मेथोलॉजी की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, रिसर्च रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए एमबीए के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये पेपर समझना, ठीक है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट में जो पेपर 1 होता है, ठीक है, नेट का जो पेपर 1 होता है, जो कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट के लिए, उसमें भी रिसर्च मेथोलॉजी सिलेबस में है। तो नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, भले ही किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको भी रिसर्च मेथोलॉजी आनी चाहिए। प्लस अगर आप आगे चल के पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिसर्च करनी है, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसका भी सिलेबस में रिसर्च मेथोलॉजी रहता है। रिसर्च की आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो पेपर है बहुत काम का है। बीबीए, बीकॉम, एमबीए, नेट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, पीएचडी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें डिटेल में पढ़ा सकूं, ठीक है। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च मेथोलॉजी का, ठीक है। चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिसर्च होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है रिसर्च का। फिर देखेंगे रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोलॉजी, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने टाइप की है, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। और ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बाकी रिसर्च का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप रिसर्च रिपोर्ट का वाइवा जब देंगे ना, रिसर्च रिपोर्ट तो चलिए बन गई आपकी, ठीक है, उसके बाद जब वाइवा वगैरह देने जाते हैं ना, तो ये रिसर्च प्रोसेस बहुत पूछा जाता है। जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, तब तक कैसे आप रिसर्च रिपोर्ट बना पाएंगे। तो बनाने के लिए भी प्लस वाइवा के लिए भी बहुत ज़रूरी, रिसर्च प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर एक अच्छी रिसर्च का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, फिर इंडिया में जो रिसर्चर होते हैं वो मेन कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले तो रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए रिसर्च, तो देखिए इसको जरा हम डिवाइड कर लेते हैं। रिसर्च, रिसर्च यानी दोबारा हमें सर्च करना है, सर्च करना है समथिंग न्यू, ठीक है, जो अभी तक ना पता चला हो, जो अभी तक ना फाइंड आउट किया गया हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। देखिए नाम क्या है, रिसर्च, यानी री और सर्च, सर्च मतलब खोजना, री मतलब दोबारा, यानी दोबारा खोजा जा
दोबारा खोजना एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। खोजना तो है लेकिन उसमें कुछ नया फाइंड आउट करना है जो अभी तक किसी ने नहीं डिस्कवर किया है। दैट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च, यही रिसर्च है। तो रिसर्च बेसिकली क्या है? रिसर्च इज द सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज, नॉलेज की खोज, कुछ नई चीज, कुछ नई इंफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ नई इंक्वायरी करना, कुछ नई डिस्कवरी करना, दिस इज रिसर्च, यही रिसर्च है। ठीक है, ये बात समझ में? रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री मतलब दोबारा, दोबारा सर्च करना, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। और रिसर्च कैसे करेंगे? अब सवाल आता है, रिसर्च ठीक है समझ में तो आ गया कि रिसर्च क्या है? सर्च फॉर नॉलेज, यानी नॉलेज की खोज करना, कुछ नई चीज की खोज करना। बट कैसे करेंगे? ठीक है, तो रिसर्च क्या है? जब एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक तरीके से जब इंफॉर्मेशन की खोज की जाती है किसी भी टॉपिक पर। अच्छा, एक चीज, रिसर्च आप वैसे जानते होंगे, रिसर्च ऐसा नहीं है कि केवल फाइनेंस में रिसर्च होती है, मार्केटिंग में होती है, एचआर में होती है, हर फील्ड में है। बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितने भी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने सब्जेक्ट आप जान रहे हैं, हर सब्जेक्ट में रिसर्च होती है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? और इसीलिए यहाँ पे लिखा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में जब हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। ठीक है, जिस जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे जब हम सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में जो सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसी को कहा जाता है रिसर्च। ठीक, और अगर डिक्शनरी डिफिनीशन की बात करूं कि डिक्शनरी में क्या दिया गया है, रिसर्च क्या है, तो रिसर्च क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या कह लीजिए इंक्वायरी है। ठीक है, कैसे? स्पेशली तो सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स, यानी कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए फिगर्स। ठीक है, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, वही मैंने बताया ना, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, चाहे मैथ्स में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए फिगर, कुछ नया डिस्कवर करना। ठीक है, कैसे? बाई केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, किसी मतलब केयरफुल इन्वेस्टिगेशन से, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीके से जब हम कुछ न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ नए फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं ना, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च, इसी को रिसर्च कहते हैं। एंड तो इसका मतलब क्या है? रिसर्च इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। रिसर्च क्या है? एक यात्रा है, कुछ नया खोजने की, कुछ नया डिस्कवर करने की, क्या है? एक यात्रा है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस एक टॉपिक मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखेंगे रिसर्च ऐसे नहीं अचानक होती है। रिसर्च में देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, बताऊंगी उसमें 7 से 8 स्टेप होते हैं। जैसे प्रॉब्लम डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो देर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, रिसर्च में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, उसके बाद जाके अंत में रिजल्ट आता है, नहीं आता है वो बाद में पता चलता है। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च क्या है? इट इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, कुछ नया डिस्कवर करने की जर्नी है रिसर्च। ठीक, ये बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ रिसर्च के बारे में बता दिया है। तो रिसर्च समझ में आ गया होगा, इट इज अ सर्च फॉर नॉलेज, कुछ नॉलेज, कुछ नया, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स को की सर्च करना जो कुछ नया हो। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रिसर्च। और एक बात भी कही जाती है कि जो इंक्यूसिटिवनेस होती है, इंक्यूसिटिवनेस मतलब क्या होता है कि कह लीजिए एक जिज्ञासा। ठीक है, कुछ भी नया जानने की जो जिज्ञासा होती है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। एक बार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इंक्यूसिटिवनेस। इंक्यूसिटिवनेस, इंक्यूसिटिवनेस मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। टू इंटरेस्ट मतलब जिज्ञासा, या कह लीजिए इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा जो होती है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ठीक है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, यानी जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरी हुए हैं, वो क्यों हो पाई हैं? बिकॉज ऑफ दिस इंक्यूसिटिवनेस। ठीक है, मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में ये जो जिज्ञासा है ना, कुछ नया मतलब फाइंड आउट करने का, कुछ नया सीखने की ये जो जिज्ञासा है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल, दिस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। कह लीजिए यही है मदर ऑल इन्वेंशन की। कुछ भी नया इसीलिए डिस्कवर हो पाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? इंक्यूसिटिव है। ठीक है, जिज्ञासु है। देखिए, मतलब ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, पेड़ से एप्पल कितने लोगों के सामने गिरा, ठीक है, लेकिन जो आइजैक न्यूटन थे, उनमें ही केवल क्या थी? जिज्ञासा थी। इससे पहले जो पेड़ से जो सेब गिरा, वो कई लोगों के सामने गिरा होगा, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों गिरा।
ठीक है। तो जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और सामने से सेब गिरा, तो उनके अंदर क्योंकि इंक्विजिटिवनेस थी, जिज्ञासा थी, ही वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखना चाहते थे, तो उन्होंने की रिसर्च। तब उन्होंने क्या की, तब उन्होंने की रिसर्च, एंड ही फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ इन्हें नया मिला। क्या मिला? जी। जी क्या है? जी इज द ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अर्थ पे ग्रेविटी का मतलब, अर्थ पे ग्रेविटी का अमाउंट कितना है? ठीक है, ये बताइएगा आप मुझे। ठीक है, इसका अच्छा मैं यूनिट बता देती हूँ। जी इक्वल्स टू, आप मुझे ये अमाउंट बताइएगा, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, ये मुझे बताइएगा। इसका यूनिट मैं लिख देती हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप मुझे ये अमाउंट बताइएगा। ठीक है, कहीं से भी करिए, गूगल करिए, चाहे कहीं से ही पता करिए, आप मुझे बताइएगा कि अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, इसका ये मेजर बताइएगा। ठीक। तो अब मुझे लगता है रिसर्च आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, समथिंग न्यू, कुछ नया सर्च करना, दैट इज रिसर्च। ठीक। फिर एक फेमस मतलब रिसर्च के ही एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ही इज अ प्रोफेसर क्लिफोर्ड वुडी। इन्होंने रिसर्च की एक इलाबोरेटेड डिफिनीशन दी, और एग्जाम में आए तो यही डिफिनीशन लिखिएगा और लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी। हर बुक में इनकी डिफिनीशन दी हुई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस एक डिफिनीशन में, कह लीजिए अभी जब हम आगे चल के रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कई स्टेप हैं, तो इनकी एक डिफिनीशन में वो सारे स्टेप कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इनकी डिफिनीशन को बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ। बाकी तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रिसर्च क्या है, सर्च फॉर नॉलेज, या सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जर्नी ऑफ डिस्कवरी, ये सब है। ठीक है, लेकिन ये डिफिनीशन लिख देंगे ना, तो आपका कह लीजिए रिसर्च प्रोसेस भी इसी में इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक। तो ये जरूर लिखिएगा। तो रिसर्च है क्या? तो इन्होंने क्लिफोर्ड वुडी जो थे, इन्होंने क्या बोला, रिसर्च क्या है? रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ, रिसर्च में क्या होता है? रिसर्च में सबसे पहला होता है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम। रिसर्च में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइन करना प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता है, इलाज क्या करेगा? डॉक्टर को अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है, ठीक है, बीमारी क्या है, तब तक डॉक्टर इलाज क्या करेगा? तो ऐसे ही रिसर्चर को यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, डिस्कवर क्या करना है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो तब तक जो रिसर्चर है वो फाइंड आउट क्या करेगा? अगर न्यूटन को ये नहीं पता होता कि पेड़ से सेब, मतलब उन्हें प्रॉब्लम पता थी, प्रॉब्लम क्या थी कि पेड़ से सेब क्यों नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो उन्हें प्रॉब्लम पता थी, फिर उसका उन्होंने रिसर्च की। ठीक है, तो सबसे पहला वही स्टेप है, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च में प्रॉब्लम को डिफाइन करना और दोबारा फिर से रीडिफाइन करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन। जो भी सजेस्टेड सॉल्यूशन है उनका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। अभी ये जो हाइपोथेसिस है, इसका केवल अभी मैं मतलब बता दे रही हूँ, बाकी हाइपोथेसिस अभी हम डिटेल में आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस मतलब होता है एजम्पशन। ठीक है, तो दूसरा स्टेप होता है अजम्पशंस फॉर्मुलेट करना कि उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है डेटा को कलेक्ट करना। चौथा है स्टेप है ऑर्गेनाइज करना। पांचवा स्टेप है इवैल्यूएट करना डेटा को, एंड छठा स्टेप है मेकिंग डिडक्शंस एंड रिसर्च कंक्लूजन। डिडक्शंस करना एंड रिसर्च कंक्लूजन निकालना, और लास्ट में केयरफुली टेस्ट करना कंक्लूजन को, ये कंक्लूजन सही है कि नहीं है, टेस्ट करना। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड फाइनली डिटरमाइन करना वेदर दे फिट विद द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट। ठीक, तो आपने देखा एक ही डिफिनीशन में, रिसर्च की इस डिफिनीशन में रिसर्च के सारे प्रोसेस कवर हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि डिफिनीशन काफी अच्छी है। तो क्लिफर्ड वुडी ने क्या कहा था कि रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, collecting the data, organizing and evaluating the data, making deductions and research conclusion, यानी deduction करना, research का conclusion निकालना, and finally testing the conclusion, test करना conclusion को और देखना कि whether it is fit with the formulating hypothesis or not। ठीक है, तो this is research according to Clifford Woody। ठीक, तो ये काफी अच्छी डिफिनीशन है। अभी भले ही ये डिफिनीशन आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं आपको रिसर्च प्रोसेस पढ़ा दूंगी ना, तो ये डिफिनीशन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रटना तो वैसे भी नहीं है, आपको नहीं इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपने रिसर्च प्रोसेस अच्छे से समझ लिया तो। ये बेसिकली जो डिफरेंट स्टेप है ना, ये रिसर्च प्रोसेस ही है। ठीक है, तो जब आप रिसर्च प्रोसेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से ये डिफिनीशन पढ़िएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये एक बार देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023 तक 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा और लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स जो है कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और अगर हो सके तो प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे ज़रूर लिखा करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे इससे आइडिया मिलता है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी के हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना कोर्स, इवन कोर्स और यूनिवर्सिटी दोनों मेंशन किया करिए। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि मेरे स्टूडेंट किस किस यूनिवर्सिटी में है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे की जो लेक्चर है वो प्लान कर पाऊंगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा तो वेरी करता है, ठीक है? और अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दूसरा चैनल है पूजा सिंह, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, या कह लीजिए पर्पस क्या है रिसर्च करने का। ठीक, हमने रिसर्च तो समझ ली, भाई रिसर्च करना तो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? बट क्या ज़रूरी है, क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो हर रिसर्च स्टडी का अलग अलग पर्पस है, ठीक है? रिसर्च कई टाइप की होती है, अभी आगे चल के हम टाइप ऑफ रिसर्च भी पढ़ेंगे। तो हर रिसर्च स्टडी का अपना पर्पस है, अपना स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है एक्सप्लोरेटरी, या कह लीजिए फॉर्मुलेटिव रिसर्च, ठीक है? एक्सप्लोरेटरी, या कह लीजिए इसी का दूसरा नाम है फॉर्मुलेटिव रिसर्च, ठीक है? तो ये जो रिसर्च है इसका क्या पर्पस है? ये जो एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च है, देखिए नाम क्या है, एक्सप्लोरेटरी यानी एक्सप्लोर करना, इससे रिलेटेड है ना। वो रिसर्च जिसमें कुछ एक्सप्लोर किया जा रहा है, कुछ नया फाइंड आउट किया जा रहा है, वो रिसर्च जिसमें कोशिश की जा रही है कि कोई फिनोमिनन है, ठीक है, उससे फैमिलियर होने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, उस फिनोमिनन के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फॉर्मुलेटिव रिसर्च का पर्पस क्या है? टू गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू, यानी किसी फिनोमिनन के बारे में न्यू इंसाइट यानी और नई जानकारी इकट्ठा करना, किसी फिनोमिनन से फैमिलियर होना, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मुलेटिव रिसर्च। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये रिसर्च करनी है कि क्या रोल है सोशल मीडिया का एज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल, तो हम जानते हैं आजकल बहुत सोशल मीडिया, अगर हम बात करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल में। बट कितना इंपॉर्टेंट रोल है और है भी कि नहीं है, ठीक है? हमें तो अभी लग रहा है कि है, पर क्या पता इसके कुछ निगेटिव हो, ठीक है? तो अभी हमें लग रहा है केवल कि शायद है, सोशल मीडिया का रोल है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल के रूप में है रोल, ठीक है? बट हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि है कि नहीं है। रिसर्च में यही तो अंतर है, पढ़ा था ना, रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे में चीज़ें फाइंड आउट की जाती हैं। तो हम ऐसी हवा में नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल के रूप में। जब तक रिसर्च करके ये बात प्रूव ना हो हम इसको नहीं कह सकते। तो यही फाइंड आउट करना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सोशल मीडिया का क्या रोल है एज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल, तो इस टाइप की जो रिसर्च है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस फिनोमिनन के बारे में कि क्या सही में ऐसा है, इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में न्यू इंसाइट्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे से डेटा कलेक्ट करके, स्टडी करके, ठीक है, फाइंड आउट, उस पर टूल्स लगा के फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं ना पर्पस, पर्पस क्या है या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। तो अगर रिसर्च एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव है तो उसका क्या पर्पस है? टू फेमिलियरिटी विद द फिनोमिनन, फिनोमिनन से फेमिलियर होना, अचीव करना, कुछ न्यू इंसाइट्स फाइंड आउट करना, ठीक है, ये इसका पर्पस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रिसर्च का टॉपिक यहाँ लिखा है।
दूसरी टाइप की जो रिसर्च है, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का अगर केस है, तो डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करना, इसी से बना है ना डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना। जो चीज, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई ग्रुप है, उसके बारे में उसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उनको एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना, ये काम होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एंड दिस इज द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या पर्पज है कि एज इट इज जो चीज है उसको वैसा डिस्क्राइब कर दो। कोई इंडिविजुअल हो या कोई सिचुएशन हो, कोई ग्रुप हो, वो जैसा है, जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है, उसको एक्यूरेटली वैसा पोर्ट्रे कर दो। दिस इज द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है। कोई शहर में अगर हम बात करें, ग्रेटर नोएडा में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, या क्या परचेजिंग हैबिट है, उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे रिसर्च का ये टॉपिक हो सकता है टू स्टडी द प्रेफरेंस ऑफ ग्रेटर नोएडा कंज्यूमर्स रिगार्डिंग कार, ठीक है, कि ग्रेटर नोएडा के जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो फोर व्हीलर है उसके रिगार्डिंग क्या प्रेफरेंस है, या क्या शॉपिंग हैबिट्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च करना। तो यहाँ पे क्या है, एज इट इज जो चीज़ है उसको सिंपली डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस क्या है कि एक्यूरेटली कैरेक्टरिस्टिक जैसे हैं उसको एज इट इज बस एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर दे, डिस्क्राइब कर दे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगला क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोज करना। तो ये तो आपने डॉक्टर्स के केस में पढ़ा होगा ना, डॉक्टर बीमारी डायग्नोज करता है डॉक्टर्स के केस में। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में बेसिकली क्या होता है, कोई चीज किस फ्रीक्वेंसी में अकर कर रही है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च का पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग। यानी डायग्नोस्टिक रिसर्च का क्या पर्पस होता है कि कोई भी चीज किस फ्रीक्वेंसी में अकर कर रही है, कितनी बार आ रही है, ठीक है, या वो चीज किस चीज से एसोसिएटेड है, ये पर्पस होता है इस रिसर्च का, ठीक है। अगर रिसर्च डायग्नोस्टिक है तो उसका पर्पस क्या है कि फ्रीक्वेंसी पता करना, कि किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी क्या है और वो चीज, वो जो फिनोमेनन है या कुछ भी है, वो किस चीज से एसोसिएटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, सम इन्फेक्शन, या अभी कोरोना भी चल रहा था पहले, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च में। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च का पर्पस क्या हो गया, टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना कि कोई चीज कितने बार अकर कर रही है, किससे एसोसिएटेड है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक, अब चौथा क्या है, चौथा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो हाइपोथेसिस मतलब तो मैं बता चुकी हूँ, हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एजम्पशन। यानी स्टार्टिंग में कुछ एजम्पशन लिया और अब उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये एजम्पशन जो हमने लिया था वो सही है कि नहीं है। तो दिस मतलब ये होता है इस रिसर्च में। तो इस रिसर्च का पर्पस क्या है, इस रिसर्च का पर्पस है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस मतलब जो भी एजम्पशन लिया था उसको टेस्ट करना ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो दो वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो दो वेरिएबल है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है या एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है, इसके बढ़ने पे ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इसकी स्टडी की जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए फॉल इन कार सेल। सपोज करिए किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये केवल एजम्पशन है, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में कार की जो सेल है वो फॉल हुई, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि भाई क्यों ऐसा हुआ। तो इसका एजम्पशंस लिए गए, बहुत सारे एजम्पशन लिए जा सकते हैं। कार की सेल में फॉल होना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शायद मतलब कह लीजिए जॉब कम रही, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ भी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है WFH जानते हैं ना क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम। ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कोरोना के बाद से शुरू हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग अब इतना घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अब कार की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डेली ऑफिस जाना होता है तो कार भी चाहिए ही चाहिए, और मतलब बढ़िया कंडीशन में चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी कार से काम चल जाएगा। और उस पर भी डिपेंड करता है कितना दूरी हमें जाना है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। बट वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण क्या है, अगर कार की फॉल में सेल हुआ है, कार की फॉल में नहीं, कार की सेल में फॉल हुआ है, ठीक है, तो ये कह लीजिए ये एक वेरिएबल है।
कार की सेल में फॉल, और दूसरा वेरिएबल है वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, और ये केवल एक एजम्पशन है। ये केवल एक एजम्पशन लिया गया है कि कार की सेल में फॉल हुआ है, तो इसका रीजन ये हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। ठीक है, तो ये केवल एक एजम्पशन है। ठीक, बट इस एजम्पशन की टेस्टिंग की जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में क्या होता है, ये जो एजम्पशन लिया गया है कि इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से कार की सेल में फॉल हुआ है, तो इसकी टेस्टिंग होती है। और ये जो दो वेरिएबल हैं, कार की सेल में फॉल एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इनके बीच में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, इसकी भी स्टडी होती है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ठीक है, ये इसका पर्पस है। तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव या अगर पर्पस की बात करें कि रिसर्च का क्या पर्पस है, तो रिसर्च का पर्पस जो है डिपेंड करता है रिसर्च की स्टडी पे। कौन सी टाइप की रिसर्च है उस पर डिपेंड करता है रिसर्च का पर्पस। अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या फॉर्मुलेटिव रिसर्च है, तो उसका पर्पस क्या है कि फिनोमिनन से फैमिलियर होना, कुछ नया फाइंड आउट करना, अचीव न्यू इनसाइट। अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो उसका पर्पस क्या है कि एज इट इज जो चीज है, जो भी फिनोमिनन है, इंडिविजुअल है, सिचुएशन है, पर्सन है, ग्रुप है, उसको एज इट इज पोर्ट्रे कर देना, डिस्क्राइब कर देना। अगला डायग्नोस्टिक अगर रिसर्च है तो उसका क्या पर्पस है कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना, कोई भी चीज कितनी बार अकर कर रही है और उसका उससे एसोसिएटेड कुछ और भी है क्या, तो ये होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च का पर्पस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च का पर्पस क्या है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, जो भी अजम्पशंस लिए हैं आपने उसको टेस्ट करना, और कॉजुअल रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में स्टडी करना। तो डिफरेंट रिसर्च हैव डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया है, तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक करेंगे। अगले लेक्चर में हमें ये और आगे के कई टॉपिक हैं वो करने हैं। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर वीडियो में, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।